आज का जो लेक्चर है ये लेक्चर बीएससी के सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए जो कि है आपके केमिस्ट्री के चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स से। तो आपका जो स्टार का सिलेबस है इसमें थर्मोडायनेमिक पार्ट 1 है जिसमें आपको बेसिक पहले थर्मोडायनेमिक के बारे में बताना चाहिए। थर्मोडायनेमिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा, वैसे तो थर्मोडायनेमिक केमिस्ट्री में भी है, थर्मोडायनेमिक फिजिक्स में भी है, थर्मोडायनेमिक ब्रांच ओवरऑल साइंस की ही ब्रांच है। तो पहली बात तो आपको लेक्चर में पता होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक एक्चुअल में है क्या, हम क्यों थर्मोडायनेमिक पढ़ रहे हैं, हम किस तरीके से थर्मोडायनेमिक की एप्लीकेशन क्या है और क्या इसकी लिमिटेशन है। क्योंकि देखो जितनी भी चीज़ें वो हम इंसान ने बनाई है और इंसान भगवान तो है नहीं जो सब चीज़ परफेक्ट बनाएगा, कुछ ना कुछ गलती उसमें हमेशा से ही छोड़ेगा। तो पॉइंट ये आता है कि थर्मोडायनेमिक जो हम ये पढ़ रहे हैं ये एक्चुअल में है क्या, इसमें हम किस किस चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, हमें क्या क्या चीज़ों के बारे में पढ़ना है, कहाँ इसका काम आता है, ये सारी चीज़ें हम इस जो हमारे सेमेस्टर में है इस सेमेस्टर के सिलेबस में हमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक ये एक्चुअल में है क्या। थर्मोडायनेमिक एक्चुअल में है क्या, थर्मोडायनेमिक कुछ एक अलग चीज़ नहीं है। अगर मैं इसे बताऊं तो इसकी डेफिनेशन है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। एक्चुअल में केमिस्ट्री के बाहर फिजिक्स की भी एक ब्रांच है, बट अगर हम केमिस्ट्री में पढ़े तो मैं लिखा है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो स्टडी करती है किसके बारे में, रिलेशन, किस चीज़ के रिलेशन के बारे में, हीट, वर्क, टेम्परेचर एंड एनर्जी, कि किसी हीट के, किसी वर्क के, किसी टेम्परेचर के, किसी एनर्जी के रिलेशन के बारे में जो चीज़ स्टडी करती है वो ब्रांच है थर्मोडायनेमिक की। मतलब समझिए, एग्जाम्पल समझिए, हमारे पास एक, मान लो हमारे पास एक गाड़ी है, ठीक है। अब एक गाड़ी में हम डालते हैं, मान लो पेट्रोल गाड़ी, हमने उसमें क्या डाला, पेट्रोल डाला। अब पेट्रोल एक्चुअल में एक केमिकल है, ठीक है, केमिकल है, तो इसके पास कैसी एनर्जी होगी, ऑब्वियसली केमिकल एनर्जी होगी। हर किसी केमिकल के पास खुद की केमिकल एनर्जी होती है, बहुत बढ़िया। लेकिन जैसे हमने इसमें गाड़ी में डाला, ऐसा क्या हुआ कि ये केमिकल एनर्जी बदल गई काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि गाड़ी तो मूव करने लगी और किसी भी चीज को मूव कराने के लिए क्या एनर्जी चाहिए होती है, ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी चाहिए होती है। तो ऐसा हुआ क्या कि जो हमारी केमिकल एनर्जी जो पेट्रोल के अंदर थी वो काइनेटिक एनर्जी में बदल गई, क्योंकि बिना पेट्रोल के तो गाड़ी चलती नहीं है, पेट्रोल डालना ही पड़ता है और पेट्रोल के पास होती है केमिकल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी से गाड़ी चलती है। तो ऐसा हुआ क्या, ये इंटर कन्वर्जन कैसे हो गया किसी केमिकल एनर्जी, एक एनर्जी के फॉर्म का दूसरी एनर्जी के फॉर्म पे। हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमने इसमें पेट्रोल डाला जो कि एक केमिकल एनर्जी थी, हमने भी गाड़ी को मूव कराया, गाड़ी मूव किया तो मतलब गाड़ी ने क्या किया, वर्क किया। ऑब्वियसली वर्क होता क्या है, कोई फोर्स लगा, इंटरनल फोर्स था उसका एक्चुअली, और उससे डिस्प्लेसमेंट आना उसकी पोजीशन में, ठीक है। अब सवाल का ध्यान से समझना, पेट्रोल डाला, पेट्रोल के पास थी केमिकल एनर्जी और वो गाड़ी को मूव कराई जिसकी वजह से गाड़ी में हुआ वर्क। तो सवाल आया कि एनर्जी वर्क में कन्वर्ट कैसे हुई, मतलब एनर्जी और वर्क में क्या रिश्ता था। तो यही चीज की जो स्टडी है ना, यही चीज थर्मोडायनेमिक करता है। ये है क्या लिखा गया, रिलेशन बिटवीन हीट, वर्क, टेम्परेचर, एनर्जी। ये जो टेम्परेचर टर्म है ना, इसके बारे में भी थर्मोडायनेमिक ही बताता है कि क्या है एक्चुअल में टेम्परेचर। तो थर्मोडायनेमिक एक ऐसा ब्रांच है जो बहुत सारी चीजों को एक्चुअल में पूरी केमिस्ट्री, पूरी फिजिक्स का जो ब्रांच हमारे रियल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा काम आता है वो है थर्मोडायनेमिक, ठीक है। अब समझना ध्यान से, तो सवाल देखो, पॉइंट सबसे मेन यही है कि थर्मोडायनेमिक बेसिकली करता क्या है। थर्मोडायनेमिक बेसिकली करता है एक रिलेशन बताता है किसके बीच में, हीट के बीच में, वर्क के बीच में, एनर्जी के बीच में। या सिंपल से अगर बताऊं, अगर इसके नाम को लें, क्योंकि इसका नाम है थर्मोडायनेमिक, ये पूरा नाम है, जिसमें अगर मैं बात करूं, थर्मो का मतलब होता है हीट, क्या मतलब होता है, हीट। थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनामिक का मतलब होता है मोशन, कि हीट का फ्लो, हीट का मोशन किस तरीके से होगा, ये चीज को क्या बताता है, थर्मोडायनेमिक बताता है, ठीक है। अब सवाल मैंने हमेशा मेरी बात हमेशा मैंने यही कहा है कि तुम हो, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, तुम किस काम के हो, असली फर्क इस चीज से पड़ता है। तो थर्मोडायनेमिक एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा जब तक वो थर्मोडायनेमिक असली हद में काम ना करे। तो एक्चुअल में थर्मोडायनेमिक जब असली हद में काम करेंगे, मतलब थर्मोडायनेमिक के अच्छे एप्लीकेशन होंगे, तब जाके हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक के एप्लीकेशन के बारे में, कि क्या थर्मोडायनेमिक किस चीज में सबसे ज्यादा काम करती है। तो सब देखो, मैंने यहाँ पे 3 एप्लीकेशन लिखे, जिसमें से ऊपर के 2 में तो मेरे को उतना इंटरेस्ट नहीं है, ये जो आखिरी वाला है सबसे इंपोर्टेंट ये रिएक्शन है, ये हमारी रियल लाइफ में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट काम है। देखो सबसे पहली चीज तो क्या है, एप्लीकेशन लिखी है मैंने, फीजिबिलिटी एंड नॉन फीजिबिलिटी ऑफ फिजिकल प्रोसेस। सबसे ये शब्द अगर आपको पता भी हो नहीं भी पता है तो दो चीज होती है। फीजिबिलिटी का मतलब होता है कि कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, कोई प्रोसेस होगी या नहीं होगी। कोई प्रोसेस हो रही है, मान लो मैं यहाँ पे 2 केमिकल को लूँ और इनको मिला दूँ एक दूसरे में, क्या ये रिएक्शन करेंगे या नहीं करेंगे।
अब मुझे इन रिएक्शन को करना है। अब ध्यान सुनना, अब अगला टॉपिक इसी से जुड़ा हुआ। मैंने दो केमिकल को बनाया, अब वो खुद से रिएक्शन करेंगे या मेरे को एक्सटर्नल बाहर से हीट करनी पड़ेगी। कई रिएक्शन को हीट, आपको पता होगा कई ज्यादा रिएक्शन ऐसी होती है जिनको हीट करना पड़ता है तब जाके वो रिएक्शन होती है। तो ये चीजें के बारे में कि क्या कोई रिएक्शन है उसको हीट करना पड़ेगा, वो बिना हीट हुए भी रिएक्शन हो सकती है। मतलब या वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसका मतलब या रिएक्शन खुद से हो रही है या मुझे एक्सटर्नल हीट या एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा किसी रिएक्शन में। तो इस चीज के बारे में भी कौन बताता है? थर्मोडायनेमिक्स। ये दोनों चीज के बारे में बेसिकली हमें सेकंड सेमेस्टर में, मतलब थर्ड सेमेस्टर में ही पढ़ना है। जब हम थर्मोडायनेमिक्स पार्ट सेकंड पढ़ेंगे ना, उसमें बहुत सारी चीजों के बारे में हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। तीसरी जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ है हीट वर्क कन्वर्जन, जिसके बारे में हम पूरी बात करें। जो हमारी हीट वर्क कन्वर्जन था, अगर किसी को जनरली साइंस में इंटरेस्ट है तो उसने अगर पता होगा, जनरली मतलब किसने ऐसी वीडियो भी देख रखी होगी कि पेट्रोल इंजन कैसे काम करता है। तो एक्चुअल में होता क्या है, हमारे पास एक पिस्टन होता है, ऑब्वियसली एक पिस्टन होता है, इसके अंदर हम एक पिस्टन लगा होता है, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल के अंदर पिस्टन लगा होता है, इसके अंदर हम पेट्रोल डालते हैं और उस पेट्रोल को कंप्रेस किया जाता है। बहुत ज़्यादा जब कंप्रेस करते जाता है तो उसके यहाँ पे हम आग लगाते हैं, उसे इग्नाइट करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। जो ही हीट आगे जाके इंजन को मिलती है, वर्किंग सब्सटेंस मिलती है, जो उसे कन्वर्ट करता है किसमें? वर्क में। तो ये हीट का वर्क में कन्वर्जन ही कौन बताता है? थर्मोडायनेमिक्स। जब तुम सेकंड लॉ पढ़ोगे तो वहां पे एक शब्द आएगा हीट इंजन, आपको पढ़ना पड़ेगा हीट इंजन के बारे में। हीट इंजन मतलब ऐसा इंजन जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। तो ये चीज होती कैसे? क्योंकि हमारी जितनी भी मशीनरी है वो सारी इसी चीज में तो काम कर रही है। चाहे हमारी गाड़ी हो जाए, चाहे मेरी कोई भी तुम्हारी पेट्रोल जनरेटर, कितनी भी सारी चीज हो जाए, हमारी फैक्ट्री क्यों ना हो जाए, सब चीज इसी लॉ में तो काम कर रही है। और सारे लॉ कौन बता रहा है? थर्मोडायनेमिक की तो बता रहे हैं। तो थर्मोडायनेमिक की एप्लीकेशन बहुत बड़ी है। कि पहली बात तो फिजिबिलिटी, कोई फिजिकल प्रोसेस फिजिबल है या नहीं है। या स्पॉन्टेनिटी की कोई क्वेश्चन खुद से हो रही है, मतलब स्पॉन्टेनियस है, या खुद से नहीं हो रही है, उसको हमें बाहर से हीट करना पड़ेगा या कुछ एक्सटर्नल सोर्स की हेल्प लेनी पड़ रही है, जिसके बारे में भी थर्मोडायनेमिक बता रहे हैं। और हीट वर्क कन्वर्जन जो मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट लगता है कि कौन से ही क्या हीट, कितनी हीट वर्क में कन्वर्ट होती है, बला चीजें। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने बोला ना कोई भी चीज है वो इंसान बनाते हैं, हर चीज भगवान नहीं बना सकते। मतलब हर चीज जो है भगवान ने बना रखी है, लेकिन हम समझते हैं एक्चुअल में साइंस है क्या? गॉड ने जो चीजें बनाई है उसको समझना, उसको पहले समझना और दूसरों को समझाने लायक बताना, यही तो साइंस है। लाइट नहीं गिरती है, बिजली गिरती है, हमने थोड़ी बनाई है बिजली, गॉड ने बनाई है। और उस बिजली गिरती कैसी है इसकी समझना, इसकी एप्लीकेशन हमें बताना, ये तो साइंस है। तो अब हर चीज तो इंसान नहीं समझ सकता, इंसान का माइंड जो है वो हर चीज को नहीं समझ सकता। तो हर कोई भी चीज अगर इंसान बनाता है तो उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन आती है, ठीक है। तो यही लिमिटेशन थर्मोडायनेमिक की है। तो दो मेन लिमिटेशन की मैंने यहाँ बात कर रखी है। तो पहली मेन लिमिटेशन तो यहाँ पे है कि ओनली डील्स विद मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, किसी भी सिस्टम की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की ही बात करेंगे। हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे ना, हम सिर्फ देखेंगे कि हमारे सिस्टम में टेम्परेचर कितना है, हमारे सिस्टम का वॉल्यूम कितना है, हमारे सिस्टम में प्रेशर कितना है। हम नहीं देखेंगे उसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं, उसमें एटम का कैपेसिटी, इतना डीप हम नहीं जाएंगे, उसकी वेवलेंथ, हम इन सारी चीजों में नहीं जाती। थर्मोडायनेमिक्स कभी इन चीज की बात नहीं करती। उसे ये भी नहीं देखना कि कोई सब्सटेंस होमोजीनियस मिला है या नहीं मिला। वो मतलब मान लो, ध्यान से सुनना, थर्मोडायनेमिक्स लाइक अगर तुम्हें दूर से दिख रहा है, हॉक आई, ईगल आई कहते हैं, अगर तुम्हें दूर से दिख रहा है कि यार ठीक है मिल रहा है, चाहे वो होमोजीनियसली नहीं मिला हो। एक्चुअल तुम्हें पता है ना, सॉल्यूशन में दो टाइप के होते हैं, हेटेरोजेनस, होमोजेनस। होमोजेनस होता है कि वो बहुत डीपली हर जगह कंपोजिशन इक्वल हो, हेटेरोजेनस में ऐसा कुछ नहीं होता। अब थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली इस तरह से काम करती है कि दूर से दिखेगी कि क्या ये मिला हुआ है। अगर दूसरे दिखने में तुम्हें लगता है कि मिला हुआ है तो एक्चुअली वो मिला हुआ है, सिंपल है। थर्मोडायनेमिक्स इतना आता है, थर्मोडायनेमिक्स माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को नहीं देखती, क्या उसके एक्चुअल कंपोजिशन हर पॉइंट पे सेम है, नहीं, बस दूर से। तो ये एक लिमिटेशन भी है, क्योंकि हमें पता है कि हमने जितनी फिजिक्स पढ़ी, जितनी केमिस्ट्री पढ़ी, उसमें माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा मायने रखती है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की ही बात करती है, माइक्रोस्कोपिक की बात नहीं करती है। तो ये एक लिमिटेशन आ जाती है। दूसरी लिमिटेशन ये है कि डज नॉट डिफाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। ये तो बता देगी कोई रिएक्शन खुद से होगी या नहीं होगी, कोई प्रोसेस फिजिबल है या नहीं है। ये नहीं बता पाएगी कि वो रिएक्शन को हम क्या करें उस रिएक्शन में, ध्यान रखना। ये बता देगी ना कि कोई रिएक्शन खुद से हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन ये नहीं बता पाएगी कि हम इसमें ऐसा क्या करें कि इसकी रिएक्शन तेज हो जाए या इस रिएक्शन को स्लो हो जाए, या हम इस रिएक्शन को कितनी तेज है, कितनी स्लो है, ये सारी चीजों के बारे में वो नहीं बता पाएगी। इसके लिए इसका अगली ब्रांच केमिकल काइनेटिक्स आती है, जो कि आपने पहले इसी सेशन में, इसी सेमेस्टर में पढ़ना है, जो कि मेरे चैनल पे पहले से पढ़ाया गया है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको केमिकल बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिकल काइनेटिक्स की प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी।
तो ये पहले से पढ़ा दिया गया। तो एक्चुअल में है क्या, ये भी एक लिमिटेशन थी थर्मोडायनेमिक की कि ये नहीं बता पा रही थी कि कोई रिएक्शन को तेज या स्लो कैसे किया जा सकता है, या रिएक्शन के बारे में क्या क्या चीजें जो रिएक्शन का फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बता पा रही थी, रेट ऑफ रिएक्शन काम कैसे करते हैं नहीं बता पा रही थी। तो ये भी एक्चुअल में लिमिटेशन थी जिसको बाद में केमिकल काइनेटिक्स ने आगे ठीक कर दिया। ठीक है, तो ये बेसिक जो था थर्मोडायनेमिक का बेसिक चीजों के बारे में था कि पहली बार थर्मोडायनेमिक होती क्या है, थर्मोडायनेमिक की एप्लीकेशन क्या है, क्यों हम थर्मोडायनेमिक पढ़ रहे हैं, थर्मोडायनेमिक की लिमिटेशन क्या है, कि क्या थर्मोडायनेमिक नहीं बता पाए। ठीक है, तो अब हमें आगे जाके क्या पढ़ना है, बेसिकली अगले लेक्चर में हमें क्या क्या चीजों को बेसिकली पढ़ना है। सबसे पहले तो हमें थर्मोडायनेमिक के बारे में ही पढ़ना है कि हम जो पढ़ रहे हैं हमने क्या पढ़ना है। हम देखो थर्मोडायनेमिक ऐसा चैप्टर ना हमें कुछ नहीं पता, क्या पता है तुम्हें कुछ पता है इसके बारे में, मतलब हाँ तुमने 11th तो पढ़ा है, बट ऐसा समझो कि तुम 11th में ही हो, तुम पहली बार इसको पढ़ो, तुम्हें नहीं पता है कि ये चैप्टर एक्चुअल में है क्या, तो तुम्हें बिल्कुल बेसिक कोई आइडिया नहीं है इस चैप्टर के अंदर। तो तुम्हें बेसिक पढ़ना है कि थर्मोडायनेमिक में क्या क्या टर्म इस्तेमाल होते हैं, थर्मोडायनेमिक टर्म्स के बारे में तुम्हें पढ़ना है। उसके बाद थर्मोडायनेमिक के जो एनर्जीज आती है, अलग अलग एनर्जी के बारे में जिनको पढ़ना है, जिनकी वजह से तुमने पढ़ना है इंटरनल एनर्जी के बारे में तुम्हें पढ़ना है, एंथैल्पी के बारे में तुम्हें पढ़ना है, एंट्रोपी, एंट्रोपी तो नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है, लेकिन पढ़ना तो है। गिब्स में एनर्जी, हैमिल्टन एनर्जी, वर्क फंक्शन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद तो बहुत टाइप की एनर्जी, हेंस लॉ पढ़ना है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है। तो बेसिक तुम्हें पहले भी तो बेसिक थर्मोडायनेमिक के टर्म पढ़ने, फिर थर्मोडायनेमिक की एनर्जी पढ़नी है, फिर तुम्हें रिलेशन पढ़नी है। सबसे पहले ये रिलेशन ही तो है, हमने रिलेशन ही देखो थर्मोडायनेमिक एक्चुअल में है क्या, रिलेशन ही तो है। तो तुम्हें इनके रिलेशन कि थर्मोडायनेमिक टर्म से रिलेशन क्या अंतर है, ये सारी चीजें ही पढ़नी है। तो वैसे जनरल आज का लेक्चर तो बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें हमें बस इतना बताना है कि थर्मोडायनेमिक एक्चुअल में है क्या, इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है। अगले में हम थर्मोडायनेमिक, अगले लेक्चर में हम थर्मोडायनेमिक टर्म को एक्सप्लेन करेंगे कि क्या थर्मोडायनेमिक टर्म्स होते हैं, क्या क्या, क्योंकि मैं यहाँ एक टर्म का बहुत इस्तेमाल करूंगा, सिस्टम। हर जगह सिस्टम, सिस्टम एक्सोथर्मिक है, सिस्टम ओपन है, सिस्टम क्लोज्ड है, सिस्टम ये सिस्टम वो, सिस्टम का बहुत इस्तेमाल है। ये सिस्टम एलिस वाला सिस्टम नहीं है, थर्मोडायनेमिक वाला सिस्टम है। तो सिस्टम के बारे में पढ़ना है क्योंकि बहुत सारी जाएगी, तो मैं माइक्रोस्कोपिक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है, बहुत सारी। तो अगला लेक्चर पूरा थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स के बारे में होगा कि क्या क्या थर्मोडायनेमिक के सिस्टम है, क्या है एक्चुअल में थर्मोडायनेमिक। तुमने इंटरनल वर्जन तो बता दिया, तुमने ये थोड़ी बताया कि हमें पढ़ना क्या है। थर्मोडायनेमिक ऐसा चैप्टर है ना, अगर तुम स्टार्टिंग से चीजें फ्लो नहीं करोगे, मतलब जितनी चीजें जब समझाई जा रही है उसको समझोगे नहीं, तो तुम बाद में जब जाओगे ना तो बहुत सारी चीजें समझ नहीं आएगी। तभी तो लोगों को थर्मोडायनेमिक्स पसंद नहीं आती है जनरली। लेकिन जिसको थर्मोडायनेमिक अगर स्टार्टिंग से अगर जिसने अच्छी से फॉलो करी तो उसे पूरी थर्मोडायनेमिक चीजें समझ आएगी। ठीक है, तो जनरली आज का लेक्चर तो इतना ही रहेगा। जनरली अगर आपके एग्जाम में अगर आ गया कि थर्मोडायनेमिक आता है डिफाइन थर्मोडायनेमिक, तो बेसिकली तुम्हें इतना चीज तो डिफाइन करनी पड़ेगी, थर्मोडायनेमिक क्या होती है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है, फिर कल थोड़ी कुछ थर्मोडायनेमिक के टर्म एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक के टर्म में शॉर्ट नोट लिखने को बहुत आता है कि क्या थर्मोडायनेमिक के टर्म्स है, सिस्टम के बारे में को किस टाइप के सिस्टम होते हैं, बहुत सारे के बारे में। ठीक है, तो कल का जो मतलब जो अगला लेक्चर होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक टर्म। बेसिक तो हर लेक्चर इंपॉर्टेंट ही होते हैं, लेकिन अगला लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक के हमें बेसिक टर्म, क्योंकि अगर ये समझ नहीं आएगी तो आगे का लेक्चर कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर इतना ही, मिलता है लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।